गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है थिरुवल्लुवर। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने थिरुवल्लुवर जी को जो है थिरुवल्लुवर डे पर जो है वो बो डाउन किया है, उनको रिस्पेक्ट पे किया है। तो थिरुवल्लुवर जी कौन थे? उनको हम वल्लुवर भी कहते हैं। वो एक बहुत बड़े तमिल पोएट और फिलोसोफर थे और उन्होंने थिरुकुराल लिखी है। ठीक है, आपने सुना होगा इसका नाम। थिरुकुराल एक बहुत फेमस तमिल एपिक है जिसके अंदर एथिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, लव के बारे में जो है वो बात की गई है। अब कहा जाता है कि जो वल्लुवर जी जो थे वो मदुरई में रहे थे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि वो वहीं पर रहे थे या उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये भी नहीं पता है कि वो जैनिज़्म को बिलोंग करते थे या हिंदुज़म को बिलोंग करते थे। इसके बारे में भी कोई जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो अब उनका एक स्टैचू भी है, 133 फुट का स्टैचू कन्याकुमारी में भी इरेक्ट किया गया है। उन्होंने तिरुकुराल या फिर जिसको थिरुकुराल भी कहते हैं वो लिखी थी, जिसमें 133 चैप्टर्स हैं। और ये इसको हम कुराल भी कहते हैं ऑफ कोर्स। और पिछले 2000 साल से ये बहुत फेमस है। इसके अंदर आपको धर्म, अर्थ और काम की तीनों के बारे में जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस और ऐसे टॉपिक्स जो हैं, जैसे हमारे कौटिल्य जी के जो टॉपिक थे, वैसे ही जो है उनको आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है, कहा जाता है कि वो भी जो है कुराल से ही जो है वो ड्रॉ किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021। तो फेलिसिटेशन सेरेमनी हो रही थी जब नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स की। तो उस टाइम पर पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि जनवरी 16 को अब से नेशनल स्टार्टअप डे के नाम पर सेलिब्रेट किया जाएगा। अब सेकेंड एडिशन के ये अवार्ड्स हैं, मतलब नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स का सेकेंड एडिशन है। इससे पहले 2019 में दिए गए थे अवार्ड्स, और ये सेकेंड एडिशन में 15 सेक्टर्स और 49 सब सेक्टर्स में आइडेंटिफिकेशन की गई है और उनमें स्टार्टअप्स को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो नाम किस किस स्टार्टअप को अवार्ड मिला है वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको इस अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं इसके अंदर अवार्ड्स दिए गए हैं। 6 स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने रूरल एरियाज़ में काम किया है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, या फिर जिन्होंने हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने में, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में जो है वो हेल्प किया है, या फिर कोविड-19 के टाइम पर जो है वो अगर उन्होंने कोई इनोवेशन जो है वो उनकी हेल्प किया है कोविड-19 से डील करने में, तो उनको भी अवार्ड मिला है। उन ऐसे स्टार्टअप्स को भी अवार्ड मिला है। इंडिक लैंग्वेजेस, हमारी जो देश की लैंग्वेजेस हैं जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर भी अगर कंटेंट डिलीवरी की है उसके अंदर भी अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ऐसे एक्सेप्शनल स्टार्टअप्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है इन अवार्ड्स द्वारा। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे कंट्री में एफर्ट्स लगा रहे हैं स्टार्टअप्स, जो कि इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और जो रिजिलियंस दिखा रहे हैं, जितना भी मार्केट में कंपटीशन है उससे लड़ के वो फिर भी जो है अपने स्टार्टअप्स जो है वो चला रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ऐसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 द्वारा। ये सेकेंड एडिशन है, इससे पहले ऑफ कोर्स 2019 में ऑलरेडी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो ये अवार्ड देता है। इससे पहले जो है सबसे पहली बार 2019 में ये अवार्ड्स दिए गए थे, और ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो कि जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है देश के जो है अलग अलग सेक्टर्स में, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है, वेल्थ क्रिएशन की है, या सोशल इम्पैक्ट जो है वो कंट्री में कुछ लेकर आए हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जो है स्कूल, उनके स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक सक्सेसफुली जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट को एक ह्यूमन में जो है वो ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि वो एक एरिथमिया मतलब क्या होता है, एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो उसको जब जो है उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, तो इसका जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो है ट्रांसप्लांट करना ऑर्गन्स को। तो ये जो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन उसके अंदर की गई है। ठीक है, तो अब एक ह्यूमन में एक पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है। तो सबसे पहली बार ऐसा, ये पहली बार नहीं हो रहा है ऑफ कोर्स, सबसे पहली बार एक अमेरिकन बेबी थे, अमेरिकन बेबी थे, छोटा बच्चा था, बेबी फाई उसका नाम था। उसको बबून, बबून क्या होता है आपका, एक मंकी की एक स्पीशीज़ है, आप देखोगे प्राइमेट्स होते हैं वो, तो 1984 में उनको वो हार्ट लगाया गया था
क्योंकि उनको भी जो है एक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट था, तो उनको जो है ट्रांसप्लांट किया गया था एक मंकी का, एक तरह से आप कह सकते हो, तो हार्ट लगाया गया था 1984 में। अब अगर जेनो ट्रांसप्लांटेशन बहुत सक्सेसफुल रहा आने वाले टाइम में, तो हम बहुत से जो हमारे ह्यूमन डिसीज़ेज़ हैं जिसमें कि उस ऑर्गन को रिट्रीव करना या उस ऑर्गन को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि दोबारा से रिसस्टिकेट करना अगर इम्पॉसिबल है, तो हम उसमें ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ह्यूमन ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन हम किसी दूसरी स्पीशीज़ से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही नहीं है ये, आप कोई भी ऑर्गन जो है वो अगर किसी और स्पीशीज़ का जो है ह्यूमन उसमें स्पीशीज़ में अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो, उसको हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग, अब इसमें क्या हुआ कि जो पिग है उसका डायरेक्टली आप हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक अल्फा गाल नाम का एक शुगर मॉलिक्यूल है, जो कि अगर बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में चला गया, तो वो बहुत ज़्यादा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत तगड़ा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देगी और उसको जो है वो मारने की कोशिश करेगी। तो इसलिए पहले उस जेनेटिकली इंजीनियर करके उस जो है शुगर मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज किया गया जीन एडिटिंग करके, फिर उसके बाद इस जो है ट्रांसप्लांट को किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बेरिसिटिनिब और सोट्रोविमैब। तो WHO ने ये 2 ड्रग्स को अप्रूव किया है, कहा है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में काम आएंगे। तो बेरिसिटिनिब जो है वो वैसे आपका रेमाटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में काम आता है, और अब कहा गया है कि जो सिवियर केसेस हैं, जो बहुत ही मतलब जो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है जिनके में, उनको ट्रीट करने के लिए बेरिसिटिनिब का जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ऐसा WHO रिकमेंड कर रहा है। अब ये एक आपके जेनस कैनेस जो है इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आपके आपका इम्यून सिस्टम, अब कोविड में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक साइटोकिन स्टॉर्म जिसको आप कह सकते हो इतना ही ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है, आपके जो है वायरस को, कि उसकी वजह से क्या होता है कि आपके लंग्स में इतना म्यूकस आ जाता है उसको वायरस को मारने के लिए, कि आपकी सांस जो है वो रुक जाती है, और उसकी वजह से जो है लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये ऐसा एक ड्रग है जिसमें कि जो है इनहिबिटर है, तो आपके इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देगा, इम्यून सिस्टम आपका वायरस से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और जो है वो एक तरह से इतना ज़्यादा मतलब आपकी बॉडी में साइटोकिन स्टॉर्म को रोक देगा। ठीक है, तो इसलिए ये बेरिसिटिनिब को जो है अप्रूव किया गया, क्योंकि एक इनहिबिटर है, ये एक ओरल ड्रग है, और ये बाकी आर्थराइटिस ड्रग्स का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इसको जो है अभी अप्रूव किया गया है। इससे पहले भी कुछ रेमेटाइड आर्थराइटिस के कुछ ड्रग्स हैं, उनको जुलाई 2021 में WHO ने रिकमेंड ऑलरेडी किया था। दूसरा है सोट्रोविमैब। तो सोट्रोविमैब जो है वो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक ट्रीटमेंट है, जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स में ही जो है वो यूज़ किया जा सकता है इसका। ठीक है, तो पहला जो है बारिसिटिनिब, ये सिर्फ सिवियर पेशेंट्स के लिए, और जो है सोट्रोविमैब ये माइल्ड पेशेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन माइल्ड पेशेंट्स में यूज़ करेंगे ही क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओल्ड हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या उनको कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी सिचुएशन है, या फिर वो अनवैक्सीनेटेड हैं, तो और उनके सिम्टम्स कम हैं, तो उनके सिम्टम्स जो है वो वर्स ना हो, उसके लिए सोट्रोविमैब का यूज़ करने को रिकमेंड कर रहा है WHO। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है देश के मेंटर प्रोग्राम। तो अभी एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई जब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि जो उनका देश के मेंटर प्रोग्राम है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उसमें कुछ सेफ्टी इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो कुछ जब तक वो लूप होल्स जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे, तब तक NCPCR ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि इस प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया जाए। अब ये प्रोग्राम है क्या? अब इसके अंदर कहा गया है कि मेंटर्स जो हैं वो जो कि वॉलंटियर करेंगे, कहीं के भी हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के ही होंगे, कि इंडिया में कहीं के भी हो सकते हैं। वो वॉलंटियर करेंगे 18 से 35 साल के जो है लोग, जो कि अपनी जो है इस इनिशिएटिव के लिए वॉलंटियर करेंगे, और स्टूडेंट्स को वो मेंटरशिप देंगे। ठीक है, हर रोज़ 10 से 15 मिनट डेली उनको मेंटरशिप मिलेगी, ताकि उनकी पर्सनैलिटी, स्टूडेंट्स की वो पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। अब ये प्रोग्राम जो है वो 2 से 6 महीने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर पहले 2 महीने जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद जो 4 महीने हैं, अगर स्टूडेंट को लगता है तो वो मेंटरशिप ले सकता है, उसके बाद चाहे वो क्विट भी कर सकता है। तो 4 महीने जो है वो ऑप्शनल है। अब इससे होगा क्या कि जब बड़े लोग 18 से 35 साल की एज के जो वॉलंटियर्स, जो कि मेंटर होंगे स्टूडेंट्स के, जब उनको वो गाइड करेंगे, तो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ इसमें सोशल इश्यूज़ हैं, जो कि NCPCR ने फ्लैग किए हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब मेंटर जो है, चाहे आप
किसी को सेम जेंडर का मेंटर दे दो किसी स्टूडेंट को, फिर भी हम ये नहीं अश्योर कर सकते कि वो उस पर्सन की या उस स्टूडेंट की जो है अब्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे हो आप मेंटर्स की, क्या वो कैसा उनका बैकग्राउंड है, उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है और वो उनको आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने को दे रहे हो, तो ये सेफ्टी इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट किए हैं एनसीपीसीआर ने। फिर उन्होंने बोला है कि आप ये कह रहे हो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे हम पहले मेंटर्स का, उसके बाद ही हम स्टूडेंट्स के साथ उसको इंटरेक्शन करने देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि क्या ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो पीडोफाइल्स को या फिर पोटेंशियल पीडोफाइल्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो ये सवाल पूछा एनसीपीसीआर ने और उन्होंने बोला है कि क्या ये ऐसा इंश्योर कर सकता है, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स को दिल्ली गवर्नमेंट के सारे आर्गूमेंट्स हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट को एनसीपीसीआर पूछ रहा है कि अगर आप फ़ोन कॉल पे भी सिर्फ उनकी इंटरेक्शन कराते हो तो भी क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन उससे जो है वो इंश्योर रहेगी, क्योंकि अगर अब्यूज़ करना है तो वो फ़ोन पे भी अब्यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब उसमें बोला है कि आपने कहा, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो वॉलंटियर प्रोग्राम है इसमें पेरेंट्स का कंसेंट के बिना ये प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनसीपीसीआर का कहना है कि आप पेरेंट्स के कंसेंट का यूज़ करते हुए किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट के बाद ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स ने कंसेंट दिया था, अब उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कंसेंट क्यों दिया, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 कंसर्न्स हैं जो कि एनसीपीसीआर ने जो है वो रेज़ किए हैं। अब एनसीपीसीआर क्या है? एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर बनाई गई है। तो चाइल्ड राइट्स सेंट्रिक अप्रोच ये हर लॉ में, हर प्रोग्राम में, हर पॉलिसी में, हर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में थ्रू आउट द कंट्री देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है ये, और ये सारी हमारे ऐसे लॉज़ को देखता है कि कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी जो किसी भी गवर्नमेंट ने बनाई हो, हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कहीं वो कोई विमेन आई एम सॉरी चिल्ड्रन के अगेंस्ट तो नहीं है उसमें कुछ प्रोविज़न, तो उसको ये एक तरह से स्क्रूटनाइज़ करता है, ठीक है। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसके जो है प्रोविजंस को भी ये इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है। अब एक चाइल्ड को क्या डिफाइन किया गया है इसमें, अब इस एनसीपीसीआर के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से रादर जिसमें एनसीपीसीआर बनाया गया है, उनके हिसाब से 0 से 18 ईयर्स के जो भी पर्सन है वो चाइल्ड है, ठीक है। अब जो है आपके 2 एक्ट्स और हैं, पॉक्सो और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन दोनों की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एनसीपीसीआर के ऊपर ही गवर्नमेंट ने डाली है इनकी भी इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। अब एनसीपीसीआर को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? एक चेयरपर्सन होता है जो कि एक पर्सन ऑफ एमिनेंस है, और जो है इसको एनसीपीसीआर को गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चेयरपर्सन एक पर्सन ऑफ एमिनेंस होता है, और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं जो कि इसमें 2 विमेन मेंबर्स होंगे और बाकी सब जो है वो किसी ना किसी बड़े फील्ड के, जैसे एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब फील्ड्स के जो है वो बाकी मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स, जिसमें से 6 में से 2 विमेन मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है होंगा टोंगा। तो एक पैसिफिक कंट्री है टोंगा जो कि बिल्कुल न्यूजीलैंड के पास है, आप देखोगे साउथ पैसिफिक में है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है एक सुनामी के आने के बाद। तो उनकी जो कैपिटल है नुकुअलोफा, वहाँ पर जो है फ्लड आ गया है सुनामी की वजह से। तो ये हुंगा हाइपाई वॉल्केनो, ये वहाँ पर इरप्ट हुआ है। साउथ पैसिफिक में ये कंट्री है। अब ये क्यों वहाँ पर ऐसा ये एक हाईली एक्टिव वॉल्केनो है, क्यों वहाँ पर ये इतना हाईली एक्टिव है? क्योंकि ये न्यूजीलैंड और नॉर्थ ईस्ट ऑफ फिजी के आसपास एरिया है जो कि एक वॉल्केनिक आर्क के में पड़ता है। मतलब क्या है, ये ऐसी जगह पर पड़ता है, ऐसी जगह पर ये आइलैंड सिचुएटेड है जहाँ पर हमारी पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर, ठीक है, प्लेट के नीचे। तो इसीलिए यहाँ पर ये वॉल्केनिक आर्क बनी है, उसी का ये पार्ट है। और ये हुंगा टोंगा जो वॉल्केनो है, इसलिए ये बहुत एक्टिव रहता है, बार बार ये इरप्ट होता है, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Thiruvalluvar. So PM Modi has bowed down to Thiruvalluvar on Thiruvalluvar Day. So Thiruvalluvar is also known as Valluvar, and he was a celebrated Tamil poet and philosopher. So he's best known for Thirukural, or you can also call it Kural, and which is a collection of couplets on ethics, politics, economics, and love.
and he is supposed to have lived between 33rd and 11th century BC, and he is believed to have lived in Madurai, but there is of course no proof that he lived in Madurai at that time. He either belonged to Jainism or Hinduism, because we do not have any proof as of yet regarding which sect did he belong to. And there is a statue in Kanyakumari. It's a 133-foot tall statue of Thiruvalluvar, which is erected in Kanyakumari. And about Thirukural. So Thirukural is also known as Kural, and it is a very powerful and compact Tamil text, which is very famous, and it has thrived over 2000 years. It deals with the three concepts which in Sanskrit relate to dharma, earth, and kam. Okay, so matters of state, craft, governance, and related topics, even your ethics. Okay, so you can we once shared some articles regarding what Thirukural says about ethics and governance and all that. So even your ethics paper, you can quote Thirukural or some couplets from it, and you can fetch more marks from it. Okay, so even Gandhiji's non-violence is supposed to be drawn from Kural. So now let us see the next topic, which is National Startup Award 2021. So while facilitating the National Startup Awards 2021 winners, PM Modi announced that January 16 will be celebrated as National Startup Day from now. And about the National Startup Awards, so it was the second edition of awards, and 15 sectors and 49 sub-sectors have been identified, and applications were invited for these sectors. And these sectors are agriculture, animal husbandry, drinking water, education, skill development, energy, enterprise technology. So several sectors were there, and even six special awards were awarded. Okay, so which belong to educational institutions, startups, or startups which have made any real impact in rural areas, women entrepreneurs led startups, or those who have products which had the potential of for import substitution, some innovative startups which helped in combating COVID-19. And there was one very specific, so these awards have also recognized startups which have delivered content in Indic languages. Okay, so the significance of these national startup awards is that it recognizes or acknowledges efforts or initiatives or innovative initiatives or novelty which have been shown by the startups. They have been resilient, they have fought the market, and they have innovated new products, and it has led to indigenization of key products in India. Okay, so the Department for Promotion of Industry and Internal Trade had initiated the first ever national startup awards in 2019. After that, in 2021, these awards have been given. So this is the second edition of these awards, and it has recognized outstanding startups and ecosystem enablers. Okay, so these startups have had had the high potential of employment generation, or they created wealth in the country. They also made some measurable social impact. So all these startups which have been selected have made some impact, either economically or socially in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is xenotransplantation. So you know that you may have heard in the news also that University of Maryland School of Medicine has transplanted a pig heart into a human patient who was suffering with a life-threatening disease, namely arrhythmia. So arrhythmia is a disorder in which the rhythm of heartbeat fluctuates quite often, and this xenotransplantation is basically transplanting organs across different species. So it is not just confined to heart, but there can be any organ, and it is not just confined to a pig. It can be any other compatible species from which an organ can be transplanted into a human, or vice versa. Okay, so this is not the first time it was experimented. It was actually experimented for the first time in 1984, when a baby named American baby named American baby Phi, he it was born with a congenital heart defect, and that's why the baby received a baboon heart. Okay, baboon is basically a primate. It looks like a monkey,
and this baby received a baboon heart in 1984. And if this xenotransplantation works out fine, and the people who have received the organs from different species survive in the long term, then it can be a very helpful technique in which alternative supply of organs can be ensured, and people who are suffering with life threatening diseases can find a solution to their problems. Okay, so you cannot just transplant an animal heart or another species heart or an organ straight away to the human. You have, so humans, you have to first ensure that like in case of pig, you have to genetically engineer that heart, because there is the presence of alpha gal, that is a sugar molecule. If this sugar molecule laden heart is transplanted into human, then the human body's immune response will basically kill that heart, because because it would not tolerate that alpha gal, that is a sugar molecule. So we have this University of Maryland School of Medicine had to first undergo gene editing and remove this alpha gal, that is a sugar molecule, before that xenotransplantation could occur. Okay, so now let us see the next topic, which is baricitinib and sotrovimab. So these are the two drugs which have been recommended recently by WHO for treatment of COVID-19. So baricitinib is basically used for treatment of rheumatoid arthritis, and it has been recommended only for severe or critical COVID-19 patients. It is a part of the drugs which inhibit human body's immune system response, because what happens in COVID, your body goes into overdrive and it's overstimulates. It creates a cytokine storm, and to fight with the virus, and in that fight you stop your breathing stops, because it releases too much mucus into your lungs and your breathing stops. Okay, so to inhibit that immune response of human body, this baricitinib is being recommended. So about this sotrovimab is basically a monoclonal antibody treatment. It will be used only for treating mild or moderate COVID-19 patients who are at high risk of hospitalization. So, like people who are old, who are immunocompromised, or who have some underlying health complication like diabetes, hypertension, and obesity, or even those who are unvaccinated, if they catch this virus, they can be treated with this sotrovimab, because this will help them in treatment if given if this drug is given early, or this monoclonal antibody treatment is given early. Okay, so now let us see the next topic, which is Desh Ke Mentor program. So recently a controversy erupted after the National Commission for Protection of Child Rights recommended that Delhi government should suspend their flagship program, the Desh Ke Mentor. What is this program? So in under this program, Delhi government has planned that mentors from around the country will be uh, invited to volunteer themselves, so as to help the students of Delhi, to help Delhi students who are enrolled in schools for mentorship programs. So any volunteer who is between the age of 18 to 35 years can join this initiative. They can register themselves on an app, and they can mentor a student for 2 to 6 months. Okay, so under this program, 2 months will be compulsory and 4 months will be optional. So students will have to undergo this mentorship program for their overall personality development. So some concerns have been raised by NCPCR. So they are saying that the Delhi government has planned this Desh Ke Mentor program, but do you think they have asked these questions to, of course, Delhi government, that do you think that even if we give a same gender mentor to a student, will it ensure that there will be no abuse of the child? So similarly, they have asked question that you are not even conducting police verification of the mentors. So will it be safe to present a student with to introduce a student with such a mentor? So there will be a psychometric test, of course, but NCPCR has said that would you be able to identify a pedophile or potential pedophiles through these psychometric tests?
And Delhi government has in fact replied that they are making only phone calls. These mentors would only make phone calls to these students, but of course even through phone calls abuse can happen. Okay. And they have also said, NCPCR has said, that you are just taking consent of parents, but in case of any untoward incident, you cannot use this consent as a cushion that parents gave concession, and there is no responsibility of Delhi government in this case, because parents gave consent for their students to for their children to get mentorship. So this Delhi government cannot escape the responsibility out of this uh, consent. Okay. So about this NCPCR is a statutory body. It has been formed under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005, and it works under the Ministry of Women and Child Development. So it basically sees that all laws in the country, all policies and schemes in the country, either at the central government level or state government level or even at local level, they are in consonance with the child rights approach. Okay. So the none of these policies or laws should violate the rights of children, which are enshrined in the Constitution of India, as well as with the UN Convention on the Rights of Child. So as per NCPCR, or as per this act of 2005, a person between the ages of 0 to 18 years is considered as a child. Okay. So apart from, of course, protection of children, the commission is also entrusted with the responsibilities to uh, ensure that POXO Act provisions and Right to Education Act provisions are also uh, uh, implemented in letter and spirit around the country. Okay. So NCPCR members are appointed by the government of India. So the chairperson must be a person of eminence, and there must be six members. Of course, out of these six members, two must be women, and all these six members must have experience in the certain fields like education, child health care, welfare, or child development. So basically, they must be subject specialists. Okay. So now let us see the next topic, which is Honga Tonga. Tonga is basically a country in Pacific, South Pacific, and there is a volcano, Hunga Tonga, which has erupted after a tsunami flooded the parts of Nuku Alofa, which is the capital of Tonga. So this Hunga Tonga is a very active volcano. It is situated in a highly active volcanic arc. So volcanic arc is an area where these uh, volcanoes are situated, and it falls near the New Zealand north and northeast to Fiji area. So this is the area, or this volcanic arc lies on the boundary where this Pacific plate is subducting under the Indo-Australian plate. So we have studied in geography that whenever a plate is subducting under any other plate, or two large plates are converging, there are volcanic eruptions in that particular boundary. So this Hunga Tonga volcano is situated on that particular volcanic arc. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.